नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मार्ग को खोलने की तैयारियां मुकम्मल, संतन टॉप तक पहुंची निर्माण कंपनी की गाड़ियां। किश्तवाड़ संतन टॉप मार्ग पर जल्द दौड़ेंगी गाड़ियां। रियासी सलाल कोटली में कार खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। शहर में सड़कों व गलियों में फैला कचरा। उधमपुर रियासी जिलों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर वासियों की बढ़ती जा रही हैं परेशानियां। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 10,000 से 15,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं आधार शिविर कटरा में। ऑनलाइन होगी प्रधानमंत्री से परीक्षा में चर्चा। इस बार बच्चों के अलावा उनके अभिभावक भी चर्चा में शामिल होने का उन्हें भी मिल सकता है मौका। शिवरात्रि तक धर्म ट्रस्ट कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। शिवरात्रि महोत्सव को यादगार बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू। विजयपुर की बात करेंगे। वीरों को भूमि गुड़ा सलातिया में सीआरपीएफ के शहीद सिपाही राम सिंह सलातिया की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें कर दिया अमर। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में ले चलते हैं पुलवामा में। वहां लो आइडेंटिटी आईडी ब्लास्ट हुई, जिससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आइए ले चलते हैं आपको कश्मीर में। कश्मीर से बशीर अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। पानी, बिजली और रोड पर लोगों को कितनी परेशानी आ रही है, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान बशीर अहमद खान। आप देख रहे हैं इस वक्त हम विजयपारा इलाके में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की ये जो बिजली पावर सिस्टम जो है बिल्कुल नाकारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वायर सिस्टम है शायद बख्शी गुलाम मोहम्मद के ज़माने में यहाँ पर लगा दिया गया। बिल्कुल लोगों की यही शिकायत है कि ये जो तार है बिल्कुल पावर आने से पहले ही ये गिर जाती है। ख़तरा अब ये महसूस कर रहे हैं कि ख़तरा जो रास्ते चल रहे हैं लोग वो ना बिजली का शिकार हो जाए, ताकि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करते हैं कि लोगों को पावर मुहैया किया जाए ताकि लोग सफ़र ना करें। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किन मुश्किलात का ये सामना कर रहे हैं। जनाब मोहतरमो यह हसा यह बोनिम साइड इजपारुक यह गांव अत 5-6 महलन पावर लोर टुकरो पे कल तह पत्थर सुबह आज गई ये पे दिसंबर स्टार्ट गो तत पे वुन पावर कहें टोटल वुन कहें कोर एहतजाज तोर तिमन वोन यम कर यम कान बोजान तो यम कान त्रावान वोटर वल दिवान तिमन वोट करा तम जार पार निवान वोटन तो तिज नोटिस मज तन सास फी लोन महला जनाब रोजान ये बस्ती 1970 पे तार त्रम ये जहाँ आमुद मरवत कर ये जहाँ आमुद शेरन सिर्फ दोस मज खास कर बह मोहम्मद जमाल परे हमसाय मोन फयाज अहमद परे दोस करा लाइन मैन सबन 17 लट फोन बाजा रोजा यह लाइन वत पे पत्थर तो पावर अच्छो वुचान कि यह तार मकलियाम यह गुसाम तार इन कन अहकामन PDD साहबन सद खास कर जई साहबस सह कुर्सी पे थोद वथान मान नजर मज कहीं क्या बहुत फेरन थोरन वोल लाइन मैन फोन कर रूद मज रबि मज बिचार ग प्रसो पे तार टुकर लग बाज वक्त मोल अना तार टुकर अत कर वाट तो वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश गो ट्रांसफार्म सिद ग पोल गि सिद तार गि नौ यम सात तार लजमुत तम सात तार टुकर यपर फीस पे बरन यपर गोमुत फीस ज्यादा हेकान भरित कहें क्या करो। ये थे हमारे साथ विजयपारा के लोग। इन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरे में से कहता हूँ कि आप दिखाई ये जो वायर है 1980 में यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन उस ज़माने से आज तक इसको चेंज नहीं किया गया। आप देख सकते हैं ये जो खम्भों के बदले सफ़ेद बेदा पर तार चढ़ी हुई है। और इसी असना में जब लोगों ने अपनी दास्तान सुनाई तो हम बिल्कुल मुतासिर हुए। दीजिए अपने मेज़बान बशीर अहमद खान को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। Unidentified dead body found in Jammu Tawi.
मैं बता दूं कि आज जम्मू के 4th ब्रिज के पास एक मेल डेड बॉडी जो है कि मिली है। अभी तक उसकी पहचान तो नहीं हो सकी है, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा जो जांच है वो की जा रही है। और इसके चलते वहाँ पे जो मेल डेड बॉडी का मिलना, हालांकि तन पे कोई कपड़ा नहीं था, किसी भी किस्म का कोई उसने कोई जिससे कि कोई पहचान हो सके, वो कपड़ा पहना हो या कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, कुछ नहीं था उसके पास। उसकी डेड बॉडी को उठा के उन्होंने अब हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है, वहाँ पे मॉर्चरी हाउस में रखा गया और उसकी पहचान के लिए अब जो पुलिस है जो जांच कर रही है। हालांकि वहाँ पे लोगों का यही कहना है कि ये डेड बॉडी देखने में अगर डेड बॉडी को देखा जाए तो डेड बॉडी काफ़ी पुरानी नज़र आ रही थी, लेकिन अब पुलिस का जांच कहाँ तक जाती है और किस तरीके से होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जम्मू का जो 4था ब्रिज है ये भगवती नगर और विक्रम चौक को मिलाता है और वहाँ पे ही झाड़ियों में ये डेड बॉडी जो थी पड़ी हुई मिली थी। अनिल गुप्ता, जम्मू। पुंछ में फिर से शुरू क्रिकेट टूर्नामेंट, इस बार प्रीमियर लीग मैच जो कि युवा को एक नई दिशा की ओर लाने का प्लेटफॉर्म। इस पर एसएसपी खालिद मीर ने कहा कि खेल ही युवा को अच्छे रास्ता दिखाता है और खासकर अगर बात की जाए तो बच्चों और युवाओं को खेल के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए। पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन खेलों में भी भाग लेना चाहिए। टीमें बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के प्लेयरों की रजिस्ट्रेशन हुई थी पहले, उसके बाद 8 टीमें बनी हैं और उनके डिफरेंट नाम हैं, जैसे नाइट राइडर्स, सुपर किंग, पैंथर्स, ऐसे नाम रखे हैं। और उसके बाद जो है इसका ऑक्शन हुआ था, तो आज इसको ऑफिशियली जो है ओपन किया गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ राहुल यादव साहब का, एसएसपी पुंछ रमेश अग्रवाल साहब का और अमीन साहब का, और जितने भी हमारे वीआईपीज़ यहाँ पर आए, इन सब का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बड़ा हमें कोऑपरेट किया और उन तमाम ऑनर्स का और उन तमाम जितने भी जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, और ख़ास करके पुंछ का मीडिया का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि और भी हमारे जितने भी लोग हैं पुंछ के, वो हमें इसमें सपोर्ट करेंगे ताकि इस इवेंट को हम अच्छे से अच्छा कर सके। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहला टूर्नामेंट है लीग बेस जो 7 मैचेस की लीग पर खेला जाएगा। ये आज तक 70 साल की तारीख में स्टेट में नहीं हुआ है और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि तमाम पुंछ के लोगों ने मिल के हमारा सपोर्ट किया। हमारा खेला जाने वाला है, उसकी तैयारियां कुछ मिनट्स में आप इसको लाइव देखने वाले हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पेज और वो अगर खेल के साथ जुड़ गया, खेल से उसमें आपको फायदा मिल रहा, तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कि तालीम तो आपकी हो ही रही है और आप इस खेल की वजह से किसी डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो आपके सारे मसले हल हो गए, फिजिकल फिटनेस के मसले हल हो गए, रोजगार के मसले हल हो गए, तालीम के मसले हल हो गए। तो इससे ऊपर कोई बात जिंदगी, आरामदेह जिंदगी जीने के लिए है ही नहीं। थन्ना मंडी तहसील में भी आज कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की और साधा निशाना सरकार पर। आइए दिखाते हैं तारिक शाल की रिपोर्ट थन्ना मंडी से। मैं इंजीनियर अरशद जाज खान, एक सोशल एक्टिविस्ट थन्ना मंडी से एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कोरोना वायरस की महामारी, जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई, लोगों की दिहाड़ियाँ बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गए, सारा कारोबार ठप हो गया। उसके बाद महंगाई इतनी कि लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, गरीब आवाम पहले ही परेशान। और उसके बाद सरकार का एक नया यूँ कहूँ कि लोगों को फंसाने के लिए एक नई चाल, लोगों को दबाने के लिए एक नया तरीका, प्रॉपर्टी टैक्स। ये प्रॉपर्टी टैक्स लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। आज बड़े दुख से मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ कि जो हालिया गवर्नमेंट इस पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जो ऐलान किया है कि यहाँ पर राजौरी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। जहाँ तक टैक्स का है, टैक्स ये एक बड़ी गलत बात है और ये गवर्नमेंट हमारे साथ ये ज्यादती कर रही है कि अभी कोरोना बीमारी जो थी
जिसमें पूरे हिंदुस्तान में लोग बर्बाद हुए हैं। आज 1 साल हो गया उसको, अभी लोग वहाँ से पूरी तरह लोग सेहतयाब ही नहीं हुए। जो लोग बीमार थे तो गवर्नमेंट ने हमारे पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब ये कितना जुल्म है कि जो लोग हैं जिन्होंने अपना मकान बनाया है, लोन लेके मकान बनाया है, वो उसी लोन लेकर उन पर कम से कम 10% टैक्स 10% उनको देना पड़ता है इंटरेस्ट। वही इंटरेस्ट देकर जो लोगों ने मकान बनाया है, आज वो अगर वो उसका टैक्स देंगे तो इससे गवर्नमेंट ये मकान की प्रॉपर्टी आपने ना। सेना और पुलिस ने बरामद किया 802 ग्राम हीरोइन। सेना की राष्ट्रीय राइफल बटालियन और मेंढर पुलिस ने 802 ग्राम हीरोइन बरामद की। फार्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर बीजेपी चमनलाल गुप्ता, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता ने भी आज कोविड का पहला टीकाकरण कराया और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जम्मू में लीडर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें से एक है जिन्होंने एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वाजपेयी जी की सरकार में। इन्होंने अपनी उत्सुकता जाहिर की है कि जिस तरह से सब लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो जब मैंने इनको बात बोली है तो इमीडिएटली वो तैयार हो गए और सबसे मतलब जिसको सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाएं, बिकॉज दिस इज़ नीड ऑफ द आवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज़ 88 ईयर्स ओल्ड। और अपने आप को सबसे आगे करते हुए ये जो एक पब्लिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के युग में, पोस्ट कोविड युग में, कि सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो ये एक किस्म से एक प्रमाण है आपके सामने कि इनकी जो उत्साह है कि ताकि इनको देख के मुझे लगता है कि सब लोगों को फटाफट अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। सर कितनी उम्र हो गई? मैंने बोला आपको, जैसे मैंने कहा, ही इज़ 88, ही इज़ रनिंग 88 ईयर्स। प्लस जो जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए वैक्सीन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा संदेश है। आज हमारे यहाँ प्रोफेसर चमनलाल जी ने जो वैक्सीन लगाया, 88 प्लस इनकी एज है। जब सीनियर सिटीजन का ड्राइव शुरू हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वैक्सीन लगाया। ये देश भर में ये इन लोगों का ये जो एग्जाम्पल है बहुत बड़ा है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, कोई हेल्थ वर्कर कुछ है या कुछ फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीन नहीं लगा रहे, डर रहे हैं, तो ये वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट ने बनाया। हमें इस पर बहुत गर्व है और ये वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। और ये भी एक देशभक्ति के एक कदम है कि हम अपने देश को कोरोना महामारी से बचाएंगे। आइए ले चलते हैं आपको सेक्टर नौशहरा में डींग पंचायत में। अगर बात की जाए तो नौशहरा बॉर्डर के सटे हुए पंचायत डींग में भारतीय सेना स्किल इंडिया के तहत एक परीक्षण केंद्र खोला गया।
उसमें जो है स्किल डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा देने की बात की। और खासकर अगर बात की जाए इस पर डींग कलाल के सरपंच रमेश चौधरी ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया और साफ लफ्जों में कहा कि भारतीय सेना ही मुश्किल समय में हमारे सटे हुए इलाके में रिहायशी लोग जो हैं उनके साथ खड़े रहते हैं और शाना बशाना जो है हर चीज वो मुहैया करवाने की कोशिश करते हैं जिससे स्थानीय लोगों को फायदा हो। वो आपकी अपना ट्रेनिंग दे दी जाएगी और उसके बाद उसको मार्केट में सेल करना है। तो 3 हिस्से हैं इस पूरे काम को करने के, सामान लाना, बनाना और फिर बेचना। तो इसके लिए कैसे टीमें बनेंगी और कैसे वो काम करेंगे, ये लोग नहीं इकट्ठे होंगे, सब लोग एक सोच अच्छी नहीं रखेंगे। और कर्मियों सबसे ज़्यादा मैं आर्मी का जो अपनी पंचायत की तरफ से 33 RR का 2IC साहब और CO साहब का और पूरी यूनिट का तहे दिल से पंचायत की तरफ से सर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक रोज़गार मुहैया कराने में हमारी बहुत मदद की है। तो इसके बाद जो भी लोग हैं हम बैठ के देख लो। ये हमारे ढींग पंचायत के अंदर आए दिन यहाँ पे पाकिस्तान फायरिंग करता है और हमारे लोगों को परेशानियों को जो झेलनी पड़ती थी। लेकिन आर्मी जब भी पाकिस्तान फायरिंग करता था तो हमारा जो साथ देती थी इंडियन आर्मी देती थी। और इंडियन आर्मी हमारा अब रोज़गार देने में भी साथ दे रही है। जहाँ हमने थोड़े दिन पहले CO साहब से और 2IC साहब से मैंने बात की 33 RR से, तो उन्होंने 15 दिन के अंदर ही मैंने उनको कहा कि चप्पल बनाने का जो प्रोजेक्ट है, हमारे बेरोजगार लोग हैं, यूथ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि आम लोग भी ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि इसकी ट्रेनिंग दिलाइए और हमें ये जो प्रोजेक्ट है ला कर दीजिए। और सद्भावना के स्किल डिपार्टमेंट की तरफ से और OP सद्भावना की तरफ से ये जो आर्मी की तरफ से मेरी ढींग की पंचायत में जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है, ये बेरोजगारी हमारे यहाँ बॉर्डर के एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे लोग फायरिंग की वजह से बाहर काम करने नहीं जा सकते, ना तो दिल्ली और चंडीगढ़ का बाहर पंजाब में जाते हैं, तो घर की चिंता रहती है। जितने भी यूथ हैं हमारे बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और मैं चाह रहा हूं कि अपनी पंचायत में ही ये सद्भावना के तहत जो अभी हमें ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट लाया गया चप्पल बनाने का। तो मैं और भी जो सरपंच हैं उनको भी जो मेरी आवाज़ जहाँ जो आपके मीडिया के माध्यम से जहाँ तक पहुँचती है, मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी सरपंच भी हम एक प्रण ले लें, हम अपनी एक सोच लें कि सच वाकई हमने लोगों की सेवा करनी है और सच्चे मन से करनी है। तो हम लोग सब एक मिल के ये जो स्कीम बहुत अच्छी है हमारी, और इसको हम जो इसकी ट्रेनिंग है जो दिलाएंगे लोगों को, और लोगों को काफ़ी फ़ायदा, जो बेरोज़गार लोग हैं उसको रोज़गार मिलने का जो मौका है एक बहुत अच्छा मिला है। और मैं 33 RR का और जितने भी अपनी मेरी ढींग कलाल की जो पंचायत है, मैं 33 RR का और CO साहब का 2IC साहब का पूरी यूनिट का मैं अपनी पंचायत की तरफ से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी जो सद्भावना के तहत जो चलते रहते हैं। मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं और भी जो सुविधा है आर्मी की तरफ कैंप लगाकर सिलाई मशीनों के और भी जो जैसी जो चीज़ें हैं, जो स्कीमें हैं, वो डेवलपमेंट की हमें ये रोज़गार के लिए हमारा साथ दे। कम्युनिटी फास्ट के चेयरमैन ने की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं अमनदीप सिंह बोपाराय, चेयरमैन मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट। सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आज जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट की ऑफिशियल टीम की जो है घोषणा की गई है। मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है पिछले काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहा था, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं था हमारे पास, जिसमें बड़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। इसी के लिए जो है आज जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है अपनी टीम की घोषणा की है। इसके साथ ही 10 मार्च को हम जो है एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मानसर में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी किया जा रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारी जो है योजनाएं हैं जो मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के द्वारा स्कॉलरशिप्स को लेके हो, गरीब बच्चियों की शादियों को लेके हो, ये सब जो है समय समय पर आपको बता दी जाएंगी। चेयरमैन मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट।
कटरा वैष्णो देवी में आज चढ़ाई बोर्ड के कर्मचारियों ने सुबह हड़ताल कर दी। बताया जा रहा है कि भवन के एसएचओ ने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, इसके चलते सारे कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले गए। हमारे एक भैरव घाटी के हमारे एक सहायक साथी को पीटा है, उसके साथ बदतमीजी की है और अभी तक बोर्ड प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जो आप हमारी स्ट्राइक है, जब तक खुद सीओ साहब यहाँ पे आकर के हमारे साथ ऐसे बात नहीं करेंगे, स्वीक सफाई कर्मचारी प्रेसिडेंट रिंकू गिल एडरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी सभी इलेक्शनें जो हैं वो ड्यू हो चुकी हैं, सफाई कर्मचारी यूनियन की, ड्राइवर यूनियन की और सुपरवाइज़र यूनियन की। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें 8 तारीख रखी गई है फॉर्म फिल करने की और 9-10 तारीख जो है फॉर्म वापस लेने की। तो 13 तारीख को हमारी सुपरवाइजर यूनियन जो है वो इलेक्शन हो रही है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे सुपरवाइज़र भाई बहन हैं उनसे अपील करता हूँ कि 13 तारीख को 1 बजे से लेके 4 बजे तक वोटिंग का टाइम है। तो हमारी इलेक्शन जो है वो 13 तारीख को होगी। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। जल शक्ति पीएचई विभाग एसोसिएशन द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एसोसिएशन के प्रधान सोमनाथ ने सरकार से मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी हमने इसलिए रखी कि डिपार्टमेंट के अंदर वर्करों की जो हालत है इस वक्त डेली वेजरों की, वो मीडिया और गवर्नमेंट और सारी पब्लिक जो है वो अच्छे ढंग से जानती है कि डेली वेजरों की, इन वर्करों की क्या हालत है। जैसा कि पिछले 65 महीने से इनको पे नहीं है और ये फाका कशी का शिकार हैं। इनकी फैमिलियों के बहुत बुरी हालत है, इनके बच्चों की बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद 5 महीने के बाद 1 महीने की बेसिस जो है वो रिलीज़ हुई जम्मू प्रोविंस के अंदर, जिसका कि चीफ इंजीनियर आप जानते हैं कि एक ही है, जल शक्ति डिपार्टमेंट। लेकिन हमें बड़े दुख और मैं ये कहूँगा कि जैसे कोई ऐसे ऑफिसर जहाँ पर बैठे हुए हैं, ख़ास करके एक्शन जो जहाँ जल शक्ति डिवीज़न उधमपुर का है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर पूरे महीने की बेसिस जो है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर सब डिवीज़नों को मिली, जहाँ पर भी जो है बेसिस 1 महीने की मिली, लेकिन चीफ इंजीनियर ने उस पर नहीं लिखा था कि ये कौन से महीने की बेसिस है। हमने पूरे प्रोविंस का पता किया, बहुत से डिवीज़नों को अक्टूबर की मिली, कईयों को नवंबर की मिली, कईयों की दिसंबर की मिली। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट कोई है, अगर कोई इनको पूछने वाला है डिपार्टमेंट को, इनको ये बताया कि जे इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बनाई हुई है, अपनी मर्जी से बेसिस दे रहे हैं, कोई दिसंबर की, कोई अक्टूबर की, कोई नवंबर की। मैं पूछना चाहता हूँ ये लोगों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और मैं गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूँ, जो लोग इन चेयर पर बैठने के कॉम्पिटेंट नहीं हैं, जो लोग मन मर्जियाँ कर रहे हैं, जो लोग जहाँ पर धरने प्रदर्शन करवाना चाहते हैं, जो जहाँ की सप्लाइयाँ बंद करवाना चाहते हैं, इनके खिलाफ कब एक्शन होगा। उधमपुर के अंदर क्या किया कि सिर्फ 18 दिन की पे बनी, उसके इसी के रिगार्डिंग हम एससी साहब को 3 दफ़ा मिले एसोसिएशन का डेपुटेशन लेकर, और एससी साहब ने जो इंश्योर किया कि पे जो है वो 1 महीने की मिलेगी सबों को, उससे कम नहीं मिलेगी। जो 2 तारीख को भी बात हुई, लेकिन जब ही हम एससी साहब से बाहर निकले उसी वक्त 18 दिन की पे जो है इन्होंने उनके खातों में जो है वो डाल दी। उसी वक्त फिर एससी साहब को बोला
कि ये क्या हो रहा है, ये 18 दिन की पे डाली है। उन्हें बोला साथ ही 12 दिन की और बनेगी, 1 महीने की पे मिलेगी। मैं आपको कहता हूँ हर आदमी, मैं खासकर डीसी साहब से भी ये अपील करता हूँ कि डीसी साहब को भी चाहिए, और मैं साथ में एसएसपी साहब से भी ये अपील करता हूँ कि ऐसे ऑफिसरों को सही ढंग से इनको लाइन पर लाया जाए। हम नहीं चाहते, ना हमारा कोई वर्कर, ना हमारा कोई मुलाजिम, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम काम बंद करें। ये सब लोग काम करने वाले हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन उसके और फ्री में काम कर रहे हैं। पिछले 5.5-6 साल से पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस एक्शन ने क्या किया कि उधमपुर सब डिवीज़न को, जो कि डिवीज़न के अंदर 661 आदमी है डेली वेजर, सारे लैंड डोनेटेड सारे डालकर, लेकिन मैं उसके बावजूद कहता हूँ 661 आदमियों में से सिर्फ 250 आदमियों को ये क्या कर रहा है, उनकी सीटें बनवाई उधमपुर सब डिवीज़न की, उधमपुर सब डिवीज़न की सीटें बनवाई, उनकी 1-1 महीने की और पे दे रहा है। जबकि पूरे डिवीज़न के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामनगर सब डिवीज़न, चिरैनी सब डिवीज़न, उनको सिर्फ 18-18 दिन की, 400 आदमी को सिर्फ 18-18 दिन की पे, और ये 250 आदमी को दे रहा है 1 महीना 18-18 दिन की। उनके खाते में जाएगा 10,500 से ऊपर, और बाकियों को सबों को मिलेगा सिर्फ 4,050 रुपये। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ऑफिसरों को काम क्यों नहीं डालती? ये कौन सा तरीका है कि इसने प्राइवेट लिमिटेड खोली है? कैसे हो सकता है कि अगर पे पूरे जम्मू प्रोविंस में सबों को मिली है 1 महीने की, जिस मर्जी डिवीज़न में आप पता करो, और जहाँ पर ये मनमानियाँ करें, डिक्टेटरशिप चलाएं, पिक एंड जूस की पॉलिसी चलाएं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाएं, वो हम किसी भी हालत में एसोसिएशन ये मत कहना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि मत समझना अगर यही हालात रहा, अगर उसकी वजह से रामनगर चिरैनी में वो लोग इतने उनमें रिजेंटमेंट है कि ये क्या हो रहा है, अगर 1 महीने की पे आई सबों को क्यों नहीं मिल रही, ये ऐसी मनमानी जो एक्शन की है वो हम चलने नहीं देंगे। मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर एक्शन को कहा जाए, और ऐसे जो खिलाफ जो लोगों के साथ इस किस्म का बिहेवियर कर रहे हैं, इस किस्म की जो मैं कहूँगा जो बंदरबांट कर रहे हैं, तो इसको फौरी तौर पर रोक लगाई जाए। अदरवाइज़ अगर कहीं पानी बंद होता है, चाहे रामनगर चिरैनी में या उधमपुर में जो हालात बन रहे हैं, मैं कहता हूँ सारे में अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर टाइम देता हूँ। अगर इस मसले को अभी फौरी तौर पर हल नहीं किया गया तो तमाम लोग हैं, चाहे वो रेगुलर हैं, चाहे वो डेली बेजर हैं, तमाम लोग जो हैं वो सब दफ्तर में आ जाएंगे। अगर सप्लाइयाँ बंद हुई, उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो एक्शन पर होगी, और इसको चाहिए कि फौरी तौर पर ये अपना एटीट्यूड जो है उसको सीधा करे, और इस किस्म की जो मनमानी है वो हम किसी भी हालत में, अगर प्रोविंस में कहीं नहीं हो रही तो उधमपुर वालों के साथ ये क्यों हो रही है? लोग आगे ही फाका कशी का शिकार हैं, पेंशन मिलने से पे नहीं है, उनकी रेगुलर पॉलिसी नहीं है, जहाँ पर स्टाफ की कमी है वो नहीं दिया जा रहा, और ऐसे ऑफिसर जहाँ पर बैठे रहेंगे, ये सिर्फ कोई भी काम इंटरेस्ट इनको अगर है, वो जहाँ से कमीशन मिलती है वो काम करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ज़रूरी पॉइंट है, मैं कहना चाहता हूँ अगर एसेंशियल सर्विस है तो फिर एक्शन को इधर बैठना चाहिए। 2 डिवीज़नों का चार्ज है, मैकेनिकल का चार्ज भी इधर है और सिविल डिवीज़न का चार्ज भी है, जहाँ पर इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन एक्शन साहब रोज़ जम्मू जाते हैं, रोज़ वहाँ से आते हैं, गाड़ी छोड़ने भी जाती है, फिर गाड़ी आती है, फिर वापस लेने जाती है। मैं कहता हूँ 4-4 चक्कर गाड़ी के लग रहे हैं, वो लाखों रुपयों का जो डीजल है वो कहाँ से आ रहा है? और उसके साथ ही मैं कहूँगा वो लाख बुक कौन भरता है? मैं बताना चाहता हूँ आपको, लाख बुक चिरैनी, रामनगर, अपना मुजालता और रामनगर की, डुड्डू बसंतगढ़ की, वो भरते हैं AWE। आप सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है, ये 420 हो रही है। बात करें तो जिस तरह से पुलिस विभाग में जिन लोगों ने शहादत पाई, उनका परिवार आज नौकरी के लिए सड़कों पर कर रहा है प्रदर्शन। बात करेंगे SRO 43-376 ने किया प्रदर्शन, कहा क्यों नहीं ऑर्डर कॉपी दी जा रही, इस पर रोष
प्रकट किया और खासकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि जो शहीद हैं उनके घर वालों को हर सहूलत मिलेगी, लेकिन हमें ऑर्डर तक क्यों नहीं दिया जाता? हमारी फाइलें क्यों अभी भी सेक्रेटरीट में धूल चाट रही हैं? We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! SRO 376 को हल करो, हल करो! SRO 376 को हल करो, हल करो! SRO 376 को हल करो, हल करो! यहाँ पे आया हूँ सर, हम यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं लेकिन अपनी राइट के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। पिछले एक महीने से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं, लेकिन ये शर्मनाक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन से इवन अपनी डीजी ऑफिस से एक कॉल भी नहीं आती है हमें कि बच्चों आप लोगों के साथ मसला क्या है, आप लोगों का मसला देखा जाए। हमारी नोटिफिकेशन निकलती है SRO 376 की, जिसमें बोला जाता है कि आपको वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसके तहत हमें नौकरियां दी जाती है। तो हमारे क्या होता है सर, प्रीवियस गवर्नमेंट में 48 ऑर्डर निकलते हैं, जो नई गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नर शासन ऑफिस होता है, एक ऑर्डर उसमें भी निकल जाता है। उसके बाद हमारी रिमाइनिंग 60 फाइलें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में धूल चाट रहे हैं पिछले 2.5 साल से। हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि टोटली बोल के रखा हुआ है SRO 376 वालों को मिलने ना दिया जाए। जम्मू कश्मीर रिटायर्ड पुलिस NGO एंड ORS वेलफेयर फॉर्म ने किया प्रदर्शन मांगों को लेकर और साथ में एक बात और जोड़ी कि क्यों नहीं जो हमारे शहीद हुए उनके घर वालों को नौकरी से क्यों वंचित रखा जा रहा है। हमारा पे अनोमली का मसला है 191 से एज इट इज़ है। तो अभी हम रिसेंटली ठाकुर जी से मिले थे, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को रिकमेंडेशन भेजी है हमारी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि 191 से इनको रिस्टोपरेक्टिवली दे दो और 17/10/14 से इनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाए। तो अभी हम डॉक्टर साहब से भी मिले थे, डॉक्टर जितेंद्र जी से, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपका मसला जल्दी से जल्दी हल करेंगे। तो लिहाजा हमें उम्मीद जागी है कि भाई ये हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल होने की कगार पर पहुंचा है। तो दूसरी बात ये रही कि जो हमारे बच्चे हैं इनके खास करके रिजर्वेशन मखसूस किया जाना चाहिए प्रोफेशनल कॉलेज और रिक्रूटमेंट में। हमारे जो हार्नस चाइल्ड हैं, जो लोग इस दुनिया से चल बसे, उनके बच्चों की कोई 150 आदमी की लिस्ट निकली थी, तो उसमें से 48 बच्चों के ऑर्डर किए, बाकी जो रहते हैं वो कोई ओवर एज हो रहे हैं और उनके घरों की हालत इतनी ठीक नहीं है। तो मैं गवर्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द इनके साथ भी इंसाफ किया जाए। कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए गवर्नमेंट स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइजर बाहर निकालो अपने। रोशनी कौन है? नहीं, ऐसा हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जब भी आ रहे हैं, एक तो हम पहले उनका ध्यान रखते हैं कि सब बच्चे मास्क पहने, वो वहाँ पे चेकिंग होती है। गेट पे हमने सैनिटाइज़र के लिए अपना लड़का रखा हुआ है, वो सब बच्चों को सैनिटाइज करके क्लासेस में भेजती हैं। हमने पूरे स्कूल को 3-4 दिन के बाद सैनिटाइज कराते हैं और पूरा डिस्टेंस हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। प्रेयर में भी हमने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, क्लासेस में भी हमारा डिस्टेंस रखा हुआ है और हमारी जो पढ़ाई है स्टडी के लिए बच्चे आराम से आ रहे हैं। हाँ, ये है कि पहले जो हमारी क्लासेस में, जैसे हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे स्कूल की, लेकिन जो 100 की क्लासेस होती थी, आजकल हमने 50 क्लासेस में करके और रोस्टर में रखा हुआ है। एक दिन हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 11th क्लास आती है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 12th क्लास। हमने ऐसे जो डेज हैं वो बीच में रखे हुए हैं, तो उन डेज में जो बच्चे हैं आके यहाँ पूरा फायदा उठाते हैं। म्युनिसिपैलिटी राजौरी के आजाद काउंसलर संजय शर्मा अगर बात करें तो लोगों की हर ग्रीवेंसेस को आगे लाते हैं। आज उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कहा कि जो सिटी डेवलप होती है
उन्हीं से टैक्स वसूला जाए तो जायज होता है, लेकिन अगर हमारी राजौरी म्यूनिसिपैलिटी को देखा जाए तो नाली गलियां की इतनी खस्ती हालात है कि लोग चलने पर जो है मजबूर, और एक तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स का होना एक और बोझ लोगों के सर पर। सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन का जितने मैं यहाँ पे आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि वक्तन बेवक्तन एक आम आदमी के आवाज़ जो है आप आगे तक पहुँचाते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर, जो आज हमने यहाँ पे सैनिटरी कैंपेनिंग लगाई है, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारी सरकार ने लगाया उसके खिलाफ हमने कैंपेनिंग लगाई है, यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट लगाया हमने। तो मैं आपको बताता चलूँ, एक मिसाल देता हूँ, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, पहले कम से कम अगर हम कोई आप गाड़ी लेते हो, पहले कहीं पार्किंग पे जाते हो, वहाँ पे पार्किंग बनी होती है तो आप उसको टैक्स जो उसका जो फेयर देते हो वहाँ पे। जब एक पार्किंग बनी नहीं तो पहले आप बोलो जी पहले टैक्स दो, फिर बाद में हम पार्किंग बनाएंगे, ये कहाँ का असूल है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगाया है इसको बिल्कुल वापस लिया जाए। ये क्योंकि पहले सबसे पहले मुझे बताएं यहाँ हमारे क्या हालत क्या है। प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जहाँ पे गलियाँ नालियाँ सड़कें जो हैं, आप गलियाँ हमारे शहर की राजौरी शहर की गलियों को देखिए, नाली के देखते आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप यहाँ का बिजली का स्ट्रक्चर क्या है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, यहाँ पानी के स्ट्रक्चर क्या है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप यहाँ की राजौरी शहर की हालत देखिए, रात को यहाँ से अगर कोई गलियों से गुजरता है, शहर से गुजरता है तो रास्ते में नाली में पड़ जाता है आदमी। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं तो रास्ते में नाली में गिर जाते हैं। ये हालत है हमारे शहर की, ऊपर से आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो, ये हम बिल्कुल मंजूर नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप डेवलपमेंट की बात करो, आप ये पैसा कहाँ से छोड़ोगे? अगर टैक्स लगा रहे हो म्यूनसिपैलिटी के अंदर तो ये पैसा जाएगा कहाँ? पहले जो यहाँ पे 30-40 सालों से अभी तक म्यूनसिपैलिटी ने हिसाब नहीं दिया। यहाँ पे जो मैंने आरटी तक लगा दी, यहाँ पे अभी तक वो हिसाब नहीं दे सके म्यूनसिपल कौंसिल वाले, तो ये क्या और टैक्स लेकर क्या हिसाब देंगे? किसको हिसाब देंगे? ये गरीब लोगों पे जुल्म हो रहा। जिसके पास, आप मुझे बताएं, जिसके पास शहर के अंदर एक घर था, आज उसके घर 4 बच्चे हैं, वो उसी 4 मकान एक स्टोरी बना के रह रहे हैं। वो क्या वहाँ पे कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं घर में? कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स देंगे कहाँ से? एक घर में 4 पहले 2 बच्चे होते थे, 4 बच्चे आगे हो गए, वो टैक्स कहाँ से देंगे? दूसरा नंबर, मैं प्रॉपर्टी टैक्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ और इसको बिल्कुल वो किया जाए यहाँ से। ये बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। हमारे लोगों का भी ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। आने दिनों में हम अगर ये टैक्स जो वापस नहीं लिया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसका जेल भरो आंदोलन हमारा होगा। अगर जेलें गवर्नमेंट की खाली हो जाएंगी, वो जेलें भी आपकी नहीं मिलेंगी, जेलें कम पड़ जाएंगी। मैं बोले इतना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, आगे जेलें भी आपकी कम पड़ जाएंगी। ये जो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। मैं एलजी साहब से, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी से अपील करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हमारे लगाया गया म्यूनसिपैलिटी के अंदर, इसको वापस किया जाए और यहाँ पे हमारे जो डेवलपमेंट पहले कीजिए। जब डेवलपमेंट होगी तो आप जितना मर्जी टैक्स लगाएं। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।